अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है अ 4 मीटर वाइड स्ट्रीप फुटिंग है इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस इन C5 सॉइल, यानी सिल्टी सॉइल है। C5 सॉइल यानी सिल्टी सॉइल है। एज सोन इन फिगर, फिगर में दिया गया है, नीचे मैं दिखाऊंगा फिगर को। द वाटर टेबल एट a depth of 5.5 meter below ground level, the soil properties are C dash is equal to 35 kilonewton per meter square, phi dash is equal to 28.63 degree, gamma saturated is equal to 19 kilonewton per meter cube, gamma bulk जो है 17 kilonewton per meter cube and gamma W जो है 9.81 kilonewton per meter cube. The value of bearing capacity factor for different phi dash are given। यहाँ पे जो है phi dash 15 डिग्री के लिए NC 12.9, NQ 4.4 और NY 2.5, 20 के लिए 17.7, 7.4 एंड 5, 25 के लिए 2.5, 25.1, 12.7, 9.7 एंड 30 डिग्री के लिए 37.2, 22.5 एंड 19.7। तो यहाँ पे जो है टरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस को जो है लेना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे 2.5 दिया गया है। तो उस कंडीशन में नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शियर फेल्यूर ऑफ सॉइल क्या होगा वो जो है कैलकुलेट करना है। फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो विड्थ है फाउंडेशन का वो 4 मीटर है, जो डेप्थ है वो ग्राउंड से वो 1.5 मीटर है। टोटल डेप्थ जहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है वो है 5.5 मीटर, यानी इस विड्थ से यहाँ तक जो ये जो डेप्थ है ये है 4 मीटर। तो यानी जो वाटर टेबल प्रेजेंट है ये इसको मान लेते हैं कि जोन 3 है, ये जोन 1 है और ये जो है जोन 1 है, ये 2 है ना, बीच वाला जोन 2 है। तो जोन 2 और 3 के बाउंड्री पे जो है प्रेजेंट है, तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर 1 होगा। तो यानी नॉर्मल फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं टरजागी का बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, QU वाला वही फार्मूला यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए कैलकुलेट करके देखेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो उसको देख लिया जाएगा। वैसे आप खुद से भी इस क्वेश्चंस को एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखो तो क्वेश्चंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो हमारा C डैश दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई दिया गया है 28.63, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, गामा सैचुरेटेड 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और गामा इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस जो ओवरबर्डन प्रेशर है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो QNU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ B गामा NY माइनस सिग्मा बार बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये इक्वेशन फर्स्ट। सो इन लोकल शियर फेल्यूर में CL इज इक्वल टू 2.2/3 CG डैश इज इक्वल टू 2/3 इंटू 35। तो CL इज इक्वल टू आ जाएगा 23.33 और tan phi L इज इक्वल टू 2/3 tan phi G। सो 2/3 tan 28.63 यानी phi L इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 tan 28.63। इसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, कितना डिग्री आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 19.99 डिग्री जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 4 phi इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है बात किया जाए तो ये 20 डिग्री के आसपास जो है हमारा लाई करेगा। तो 4 phi इज इक्वल टू 20
एन सी इज इक्वल टू 17.7, एन वाई इज इक्वल टू 5 और एन क्यू इज इक्वल टू 7.4। तो ये सभी वैल्यू जो है हम लोग जो पहला इक्वेशन जो माने थे उसमें जो है पुट कर देंगे, तो आ जाएगा क्यू एन एस यानी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 23.33 गुने 17.7 प्लस 1.5 गुने 17 गुने 7.4 प्लस 0.5 गुने 4 इंटू 17 इंटू 5 माइनस 1.5 गुने 17 डिवाइडेड बाई 2.5। तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 298.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो कितना इजी था, बस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना है। क्वेश्चंस आपको देखने में बड़े लगेंगे, डाटा बहुत सारा दिया हुआ रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। जितना इजी से आप क्वेश्चंस बनाओगे उतना ही बेनिफिट होगा, और ज़्यादा वर्डन लेकर आपको जो है क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्डन लोगे आपको ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो क्यों प्रॉब्लम हाथ में लेना है भाई, जब हम लोग उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, तो दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। आसान है यार, बस एक बार कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। और हर चीज़ संभव है, हर चीज़ बन सकता है, बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता तो दूंगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। तो आपको प्रैक्टिस तो खुद से ही करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो आपको करने ही पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल बी हैपन, कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेनिफिट होगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा आपको। आप फिर सोचते रह जाना, समझते रह जाना, बस काम चलता चल जाएगा, आप भी सोचते चले जाओगे, बस इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे, बनेगा है नहीं, और जब क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो फिर समझ ही रहे हो कि क्या होगा। जब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे, और जब एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा तो फिर आप का नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स कहाँ से आएगा। नॉलेज अच्छा रहेगा तभी तो आपका मार्क्स आएगा ना। तो नॉलेज अच्छे पाने के लिए आपको तो मेहनत करने पड़ेंगे। मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होने वाला है, विदाउट मेहनत नहीं होने वाला है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बताओ, ताकि उन लोगों को भी जो है इससे रिलेटेड बेनिफिट जो है मिल सके। क्योंकि अगर आप बेनिफिट नहीं लोगे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है ना। मैं तो आपको हर चीज़ अपने तरफ से बताने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। बस आप अपने तरफ से कोशिश करो कि कई सारी चीज़ें जो है समझ में आ सके। अगर समझ जाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाते हो तो फिर तो ये चीज़ें हैं। तो चलो आगे हम लोग जो है अब अगला जो हमारा मेथड है वो है एस्केम्पटेंस एनालिसिस, है ना। जो उसमें एस्केम्पटेंस एनालिसिस के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जब क्वेश्चंस की बारी आएगी। तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं एस्केम्पटेंस एनालिसिस। एज पर एस्केम्पटेंस एनालिसिस नेट, है ना, जो नेट बियरिंग कैपेसिटी है फ्रिक्शन लेस सॉइल का यानी क्ले सॉइल का यानी कोहेसिव सॉइल का, प्योर कोहेसिव सॉइल का, आर गिवन एज, उसको दिया जाता है QNU इज इक्वल टू CMC, है ना। फॉर क्ले के लिए होता है NQ इज इक्वल टू 1 और NY इज इक्वल टू 0 होता है। वेयर NC इज द एस्केम्पटेंस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर विच डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ
डेप्थ बाई विड्थ रेशियो, जो डेप्थ और विड्थ का जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है एनसी का वैल्यू। दैट मीन्स इन दिस एनालिसिस बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस बोथ हैव बीन कंसिडर्ड, यानी बेस का रेजिस्टेंस और साइड का रेजिस्टेंस दोनों को जो है इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। कब? जब स्केम्पटन्स एनालिसिस करते हैं तब। यहाँ पे केस 1 में अगर हमारा डेप्थ बाय विड्थ का जो रेशियो है 0 है तो उस कंडीशन में NC इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है, फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और NC इज इक्वल टू 6 होगा फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और रैफ्ट फुटिंग। मतलब अदर देन स्ट्रिप फुटिंग NC का वैल्यू 6 लेंगे और स्ट्रिप फुटिंग है तो 5 लेंगे। केस 2, इफ डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ का जो रेशियो है ये 0 से बड़ा हो और 2.5 से छोटा हो तो उस कंडीशन में NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B, ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए। स्क्वायर फुटिंग के लिए NC इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग के लिए होगा, और रेक्टेंगुलर और रेफ्ट फुटिंग के लिए NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 V/L इंटू 1 प्लस 0.2 DF/B, ये रेक्टेंगुलर और रेफ्ट फुटिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं NC का वैल्यू। और केस 3 हमारा अगर DF/B का जो रेशियो है 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो NC इज इक्वल टू 7.5 लेंगे स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और NC इज इक्वल टू 9 लेंगे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और रैफ्ट फुटिंग के लिए। तो एज पर स्केम्पटन्स एनालिसिस NC मिनिमम 5 होगा और NC जो है मैक्सिमम 7.5 होगा स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और अदर फुटिंग देन स्ट्रिप NC मिनिमम जो है 6 होगा और मैक्सिमम जो है 9 जो है होगा, उसी के बीच में जो है लाई करेगा। इसके बाद आपका आता है मेयर्स एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फाउंडेशन। इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है QU इज इक्वल टू CNC SC IC DC प्लस सिग्मा बार NQ SQ IQ DQ प्लस 1/2 या 0.5 B गामा NY SY IY DY, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे SC SQ और SY जो है शेप फैक्टर है, IC IQ और IY जो है इंक्लिनेशन फैक्टर है, और DC DQ और DY जो है ये डेप्थ फैक्टर हमारा है किसका, तो फाउंडेशन का। मेयर ऑफ एक्सटेंडेड द स्ट्रेस जोन, जो मेयर ऑफ साहब थे जो कि एक्सटेंड किए थे स्ट्रेस जोन को एवब द बेस ऑफ फुटिंग, जो बेस है फुटिंग का वहाँ तक, हेंस साइड रेजिस्टेंस इज बीइंग कंसिडर्ड, इसलिए जो है इनके कंडीशन में साइड रेजिस्टेंस को भी जो है कंसिडर किया जाता है। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन इंक्लाइंड लोड आर अकरिंग ऑन डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग, अलग अलग शेप ऑफ फुटिंग के लिए जो है ये जो मेथड है मेयर्स एनालिसिस जो है बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का, वो जो है हमारा यहाँ पे होता है। अब आगे बात करते हैं IS कोड मेथड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर शैलो फुटिंग। शैलो फुटिंग के केस में IS कोड को जो है कैसे जो है बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो QU इज इक्वल टू CNC SC IC DC प्लस सिग्मा बार NQ माइनस 1 SQ IQ DQ प्लस 1/2 B गामा NY SY IY DY, ये फॉर्मूला पे। तो QNS इज इक्वल टू QNU बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और QS इज इक्वल टू QNS प्लस सिग्मा बार, ये जो है हमारा होता है। सेफ लोड इज इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग होता है। कब? जब नो इसेंट्रिक सिटी इन लोड, लोड में कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं होता है, वर्टिकल लोड लगता है तब। और अगर इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी हुआ तो केस 1, अगर 2 वे इसेंट्रिसिटी हुआ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे EX भी आएगा और EY भी आएगा, तो यहाँ पे लेंथ में भी जो है L/2 माइनस E/, आएगा, और इधर जो है विड्थ में B/2 माइनस E/ जो है आएगा यहाँ पे। क्योंकि वर्टिकल लोड मान लो कि यहाँ पे हमारा लगना चाहिए, लेकिन
ये यहाँ से कुछ दूर हटकर इस यहाँ पे जो है आपका लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अगर टू वे है तो उसमें जो रिड्यूस्ड एरिया होगा वो b माइनस 2x इंटू एल माइनस 2e/, होगा। तो रिड्यूस्ड एरिया प्लस सेफ बियरिंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेफ लोड आ जाएगा। उसके बाद अगर वन वे इसेंट्रिसिटी होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो है कोई या तो Ex में होगा या Ey में ही जो है चेंजेस होगा। तो जिसमें भी चेंजेस होगा उसके अनुसार जो है कैलकुलेट कर लेंगे रिड्यूस्ड एरिया। तो अगर विड्थ में है तो b माइनस 2Ex इंटू एल, तो इस कंडीशन से सेफ लोड इज इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी गुने रिड्यूस्ड एरिया। तो ये फॉर्मूला यूज हो गया। और अगर इसेंट्रिसिटी इन स्ट्रिप फुटिंग, अगर इसेंट्रिसिटी जो है स्ट्रिप फुटिंग में है यानी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है 5 टाइम्स ऑफ विड्थ से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वन वे इसेंट्रिसिटी कैन बी कंसिडर। तो उस कंडीशन में वन वे इसेंट्रिसिटी जो है कंसिडर किया जाता है अलोंग द विड्थ के अलोंग। तो जो रिड्यूस्ड एरिया होगा वो हो जाएगा b माइनस 2Ex। क्या हो जाएगा? b माइनस 2Ex जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि स्ट्रिप ले लेते हैं 1 मीटर का, ये विड्थ जो है b है टोटल। तो इस तरीके से जो है रिड्यूस्ड एरिया निकाल देंगे। जब रिड्यूस्ड एरिया निकल जाएगा तो अगेन सेफ लोड इज इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू रिड्यूस्ड एरिया। ओके, दैट्स फाइनल। इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर लिए। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बाकी और भी इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यूट्यूब पे भी कम से कम सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको जो है बेनिफिट मिल सके। टाइम टू टाइम वीडियोज़ जो है आपको वहाँ पे भी मिलता रहता है। तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में और भी दिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी ज़िंदगी बहुत दूर है, बहुत आगे है। तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें आपको मैं करवाऊँगा। बस 1 बाय 1 आप हमारे साथ बने रहो। स्टे विद मी, आई विल हेल्प यू लॉट। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आपका हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।